हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के टॉपिक इंडियन एजुकेशन कमीशन और कोठारी कमीशन जो भारतीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा इंडियन एजुकेशन कमीशन जिसे हम कोठारी कमीशन भी कहते हैं, ये कब एस्टेब्लिश हुआ? कोठारी कमीशन 14 जुलाई 1964 को। इसे इंडियन गवर्नमेंट ने कब एस्टेब्लिश किया? कब इसकी स्थापना की कोठारी कमीशन की? 14 जुलाई 1964 को। इस कमीशन को हम इंडियन एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं या इंडियन एजुकेशन कमीशन, मतलब ये दोनों ही नाम से जाना जाता है, चाहे आप इसे इंडियन एजुकेशन कमीशन कहें या नेशनल एजुकेशन कमीशन कहें या कोठारी कमीशन। ये तीनों कमीशन, ये तीनों आयोग का नाम एक ही है, मतलब ये जो आयोग है इनके अलग अलग नाम है पर है ये एक ही। ठीक है। इस कमीशन के हेड कौन थे? इस आयोग के हेड थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। इसी वजह से, जो इनका हेड के नाम की वजह से ही इस कमीशन का नाम क्या है? कोठारी कमीशन। इस कमीशन में कितने मेंबर्स थे? 17 मेंबर थे, जिन्होंने क्या किया, जो एजुकेशनल सिस्टम था उसकी पॉलिसी फॉर्मुलेशन में क्या की? हेल्प की। कितने मेंबर थे? 17 मेंबर। अब ये कमीशन के, ये तो था कि इस कमीशन में जो नंबर और मेंबर्स थे वो क्या थे? 17। इसके बाद उन्होंने क्या किया, 20 जो हमारे विदेशी एक्सपर्ट थे, ओवरसीज एक्सपर्ट थे, उनसे एजुकेशन रिलेटेड कुछ कंसल्टेट किया। मतलब उन्होंने क्या किया, 20 विदेशी विशेषज्ञों से परामर्श लिया। किसके रिगार्डिंग? एजुकेशन के रिगार्डिंग। और वो कंट्रीज कौन कौन सी थी? यूएसए, यूके, जापान, फ्रांस एंड स्वीडन। इन कंट्रीज के जो भी एक्सपर्ट थे उनसे क्या ली? एजुकेशन रिगार्डिंग कंसल्ट किया इस कमीशन ने। जो हमारी कोठारी कमीशन थी वो हमारी 6th कमीशन थी। इससे पहले 5 ऑलरेडी आयोग बन चुके थे, ये छठा आयोग था। जो, या आप कह सकते हैं कि ये फर्स्ट ऐसा कमीशन था जिसने एजुकेशन सिस्टम का जो इम्प्रूवमेंट था उसको कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में किया। मतलब एक व्यापक रूप से काम करने वाला ये कोठारी आयोग था। पहला किस काम में? कि एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने में। पर वैसे ये क्या था? छठा कमीशन था इंडिया में। किसके इम्प्रूव करने के लिए? जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था इंडिया का उसको इम्प्रूव करने के लिए, सुधार करने के लिए छठा कमीशन था। इस कमीशन का क्या काम था कि इसने कुछ रिकमेंडेशन दिए, कुछ परामर्श दिए, कुछ सिफारिशें दी। क्या करने के लिए? जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसमें इम्प्रूव लाने के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए कुछ रिकमेंडेशन दिए, कुछ सिफारिशें प्रदान की। इस रिपोर्ट को इस आयोग ने कब सबमिट किया? इस रिपोर्ट को 29 जून 1966 को, ठीक है, 29 जून 1966 को एमसी चांगला, किसको सबमिट की? एमसी चांगला को, जो क्या थे? एजुकेशनल मिनिस्टर थे उस टाइम पे। एजुकेशनल मिनिस्टर एमसी चांगला को कोठारी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 29 जून 1966 को सबमिट की। इस कमीशन ने एक नया स्ट्रक्चर, जो एजुकेशन का एक नया स्ट्रक्चर क्या किया? इंट्रोड्यूस किया। वो स्ट्रक्चर क्या था? 10+2+3। अब इस 10+2+3 का मतलब क्या है? इस पैटर्न का मतलब है कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन होनी चाहिए, जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? 10 साल के लिए होनी चाहिए। हायर सेकेंडरी एजुकेशन, जो उच्च माध्यमिक शिक्षा होनी चाहिए, वो 2 साल के लिए। और वोकेशनल एजुकेशन कितने के लिए होनी चाहिए? 3 साल के लिए। तो 10+2+3 का मतलब क्या है? 10 मतलब 10 सालों के लिए जो शिक्षा है वो प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए, 2 साल की हायर सेकेंडरी एजुकेशन मिलनी चाहिए और 3 साल की जो व्यावसायिक शिक्षा या वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए बच्चों को। अब बात करते हैं जो कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन थी, सिफारिशें थी, वो क्या क्या थी। अब क्या है कि जो हमारा इंडियन एजुकेशन कमीशन था, भारतीय शिक्षा आयोग, उसने क्या रियलाइज किया कि उस टाइम पे जो एजुकेशन सिस्टम था वो लाइफ रिलेटेड नहीं था, जीवन से संबंधित नहीं था। तो इस आयोग ने जो भी डिफेक्ट थे, ठीक है, जो मेजर डिफेक्ट थे एजुकेशन सिस्टम पे, उनको क्या करने के लिए? दूर करने के लिए, रिमूव करने के लिए कुछ रिकमेंडेशन दिए, सिफारिश दिए। अब पहले ये समझते हैं कि वो डिफेक्ट क्या थे
क्योंकि जिनको दूर करना था वो दोष क्या क्या थे। पहला था इनएडिक्वेट इम्पोर्टेंस टू एग्रीकल्चर। उस टाइम पे क्या है, जो कृषि थी, एग्रीकल्चर थी, उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। दूसरा है कि जो कैरेक्टर फॉर्मेशन और मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू का कल्टीवेशन, मतलब जो एजुकेशन सिस्टम था वो इस तरीके का नहीं बना था कि बच्चों का क्या है, चरित्र निर्माण या उनमें नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर बात की जाए, या इस बात पे जोर नहीं देता था कि उनके अंदर कैरेक्टर फॉर्मेशन, चरित्र निर्माण किया जाए। तीसरा था नॉट कनेक्टेड विथ नेशनल रिकंस्ट्रक्शन, जो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण से संबंधित नहीं था। चौथा टू मच एकेडमिक, शिक्षाविद मतलब वहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की ही बातें होती थी, इसलिए ये भी डिफेक्ट है कि वो बहुत ज़्यादा एकेडमिक था। ठीक है। पांचवा था रिलेटेड टू डिविसाइज टेंडेंसी एंड कास्ट लॉयल्टीज। उस टाइम पे जो एजुकेशन सिस्टम था वो किस टाइप का था, विभाजनकारी प्रवृत्ति, मतलब वहां पे क्या है, जो डिवीजन टेंडेंसी होती है उससे रिलेटेड था, साथ ही साथ कास्ट लॉयल्टी, जो जाति निष्ठा है, उससे संबंधित था। इन डिफेक्ट को दूर करने के लिए इस कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशन दिए। सबसे पहला रिकमेंडेशन है जो कि इससे रिलेटेड है, करिकुलम से, पाठ्यक्रम से रिलेटेड है। इसके अकॉर्डिंग जो करिकुलम रिलेटेड रिकमेंडेशन है, सिफारिश है, उसका पहला रिकमेंडेशन क्या है, रिसर्च इन करिकुलम। रिसर्च इन करिकुलम मतलब क्या है कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज एंड स्टेट बोर्ड है, जो हमारा क्या है, विश्वविद्यालय और राज्य शिक्षा बोर्ड है, वो क्या करे कि जो करिकुलम है उसको क्या करे, एक तो उसकी रिसर्च करे, अनुसंधान करे, जिससे क्या हो कि करिकुलम अपग्रेड हो पाए, क्योंकि ये हमारा एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन में अप्लाई होने वाला करिकुलम है। इस तरीके का पाठ्यचर्या है, तो इसको कौन अपग्रेड करने का काम करे, कौन इस पे रिसर्च करे, यूनिवर्सिटीज एंड स्टेट एजुकेशन बोर्ड, और इसको अपग्रेड करने में, इसको उन्नत बनाने में हेल्प करे। दूसरा रिकमेंडेशन है करिकुलम रिलेटेड प्रिपरेशन ऑफ एडवांस करिकुला, उन्नत पाठ्यचर्या की तैयारी की, जब जो रिसर्च करने के बाद किस तरीके का करिकुलम डेवलप हो, उसके लिए क्या हो कि इस तरीके का एक एडवांस करिकुला तैयार किया जाए, जो क्या करे कि हर एक सब्जेक्ट के, जितने भी सब्जेक्ट हैं हमारे एजुकेशन में या किसी पर्टिकुलर क्लास में, उसके लिए एक एडवांस करिकुला तैयार किया जाए और उसको एक फेज्ड मैनर में, एक चरणबद्ध तरीके से इंट्रोड्यूस कराया जाए, जो क्या करता है कि जो स्टाफ कंडीशन है, जो कर्मचारियों की शर्तें हैं, एक तो उनको फुलफिल करे, साथ ही उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, सुविधाएं प्रदान करे, इस तरीके का एडवांस करिकुलम तैयार करें। तीसरा रिकमेंडेशन है एम्फेसिस ऑन साइंस एजुकेशन। इसमें क्या है कि जो हमारी 10 साल की स्कूलिंग होती है, 10 साल की मतलब जो एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन होती है, उसमें क्या हो कि जो साइंस और मैथमेटिक हो, जो विज्ञान और गणित हो, वो क्या होनी चाहिए, कंपलसरी होनी चाहिए, अनिवार्य होनी चाहिए। जो साइंस टीचिंग है वो किससे लिंक्ड होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी इन अर्बन एरिया, जो शहरी क्षेत्र में प्रौद्योगिकी है उससे जुड़ी होनी चाहिए, और रूरल एरिया एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है। फोर्थ रिकमेंडेशन है इफेक्टिव प्रोग्राम ऑफ सोशल स्टडीज। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि सिफारिश क्या करता है आयोग, कि जो सोशल स्टडीज है वो क्यों जरूरी होनी चाहिए, किस चीज के लिए, गुड सिटीजनशिप एंड इमोशनल इंटीग्रेशन के डेवलपमेंट के लिए, एक अच्छी नागरिकता और भावनात्मक एकीकरण के विकास के लिए किसकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट एसेंशियल होना चाहिए, सोशल स्टडी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होना चाहिए। पांचवा रिकमेंडेशन है स्पेशल प्लान फॉर टीचिंग लैंग्वेज। जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था, 3 भाषा सूत्र जो फॉर्मूला था, उसमें कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, मदर टंग, हिंदी और इंग्लिश। तो ये कमीशन, ये आयोग क्या सजेस्ट करता है कि जो 3 भाषा का सूत्र है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, ये कौन सी क्लास से स्टार्ट होना चाहिए, क्लास 8th से, वो भी कंपलसरी बेसिस में नहीं, सिर्फ क्या है कि उसने सजेस्ट किया कि होना चाहिए, पर कंपलसरी नहीं, अनिवार्य आधार पर नहीं। छठा रिकमेंडेशन है एजुकेशन इन मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू। ये कमीशन क्या सजेस्ट करता है कि स्कूल में क्या किया जाए, बच्चों को मोरल एजुकेशन दी जाए, और जो स्पिरिचुअल वैल्यू होती हैं
उनको क्या किया जाए, बच्चे के अंदर इनकलकेटिंग किया जाए। तो इस तरीके की बच्चे का पढ़ाई होनी चाहिए, इस तरीके की उसको शिक्षा मिलनी चाहिए स्कूल में कि बच्चे के अंदर क्या है, बच्चे को नैतिक शिक्षा मिले, साथ ही साथ उसके अंदर आध्यात्मिक मूल्यों को विकसित किया जाए। जो स्पिरिचुअल वैल्यू होती हैं, आध्यात्मिक मूल्य, उनको क्या किया जाए, शिक्षा के माध्यम से विकसित किया जाए। 7वां रिकमेंडेशन है द न्यू करिकुलम एंड बेसिक एजुकेशन। तो नया जो पाठ्यचर हो रहा है और बुनियादी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक सिद्धांत होने चाहिए, क्या एसेंशियल प्रिंसिपल होने चाहिए, वो समझते हैं। पहला क्या है, प्रोडक्टिव एक्टिविटी, कि नया करिकुलम जो नई पाठ्यचर्या है उसमें क्या होनी चाहिए, प्रोडक्टिव उत्पादक गतिविधियां होनी चाहिए। दूसरा, को रिलेशन ऑफ करिकुलम विद प्रोडक्टिव एक्टिविटी एंड द एनवायरनमेंट। जो हमारा नया करिकुलम है वो इस तरीके का बना होना चाहिए कि वो किससे कोरिलेट होना चाहिए, प्रोडक्टिव एक्टिविटी एंड द एनवायरनमेंट। जो हमारा पर्यावरण है और हमारी उत्पादक गतिविधियां होती हैं, प्रोडक्टिव एक्टिविटी, उनसे कोरिलेट होना चाहिए हमारा करिकुलम। तीसरा है कांटेक्ट विथ लोकल कम्युनिटी, जो स्थानीय समुदाय हैं उनसे संपर्क में रहना चाहिए, कांटेक्ट में। उससे क्या होगा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि लोकल कम्युनिटी के कांटेक्ट में रहना चाहिए। इससे क्या है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम की जो भी स्तर हैं, चाहे वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या हायर सेकेंडरी है, जितने भी लेवल होते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम को, उसको वो गाइडेंस दे सके और उसको एक शेप दे सके, मतलब उसका मार्गदर्शन और आकार देने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है लोकल कम्युनिटी। 8वां रिकमेंडेशन है सोशल सर्विस प्रोग्राम। तो ये जो कमीशन थी वो क्या सिफारिश करती थी कि जो सोशल सर्विस प्रोग्राम है, सामाजिक सेवा कार्यक्रम है, उनको ऑर्गेनाइज किया जाए, उनका आयोजन किया जाए और डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे क्या करें, उसमें पार्टिसिपेट कर पाए। ठीक है। जो नवा रिकमेंडेशन है वो है एम्फेसिस ऑन मैथमेटिक। ये कमीशन क्या है, ये कहता है कि जो स्टडी ऑफ मैथमेटिक है, जो गणित की पढ़ाई है, उस पे क्या है, जोर देने की बात कहता है। अब क्या है कि जो एरिया से ऑफ करिकुलर स्टडी फॉर सेकेंडरी स्टेज, जो माध्यमिक स्तर के लिए पाठ्यचर्या का अध्ययन है वो किस एरियाज में, ठीक है, ये समझने के लिए कि जो करिकुलम होना चाहिए कहाँ पे, सेकेंडरी स्टेज में। इसके लिए क्या किया, इस कमीशन ने, कोठारी कमीशन ने इस स्टेज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए। ये 2 कैटेगरीज क्या थी, एक तो लोअर सेकेंडरी स्टेज, दूसरी थी हायर सेकेंडरी स्टेज। तो करिकुलम को समझाने के लिए कि कैसा करिकुलम होना चाहिए, उन्होंने सेकेंडरी स्टेज को 2 कैटेगरीज में, 2 श्रेणियों में क्या किया, विभाजित किया। पहली थी हमारी लोअर सेकेंडरी स्टेज, दूसरी थी हायर सेकेंडरी स्टेज। अब इसमें लोअर सेकेंडरी स्टेज जो कौन सी क्लास से स्टार्ट होती है, क्लास 8th to 10th, 8 से 10 तक, जो हमारी लोअर सेकेंडरी स्टेज है। इसमें क्या है कि जो नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया थे, मतलब जहाँ पे हिंदी नहीं यूज की जाती थी, उन एरिया में क्या होना चाहिए, पहला तो द मदर टंग और द रीजनल टंग होनी चाहिए, मतलब या तो मातृभाषा यूज होनी चाहिए या क्षेत्रीय भाषा यूज होनी चाहिए एट लोअर सेकेंडरी स्टेज। जो निम्न माध्यमिक स्तर है वहां पे, जो कौन सी क्लास से स्टार्ट होता है, 8वीं क्लास से 10वीं क्लास तक। दूसरा है हिंदी एट द हायर और लोअर लेवल, या तो आप लोअर लेवल में हिंदी यूज करें या हायर लेवल में। तीसरा, इंग्लिश एट ए हायर और लोअर लेवल, हिंदी को भी आप उच्च या निम्न स्तर पे अंग्रेजी का यूज कर सकते हैं। दूसरा, जो हिंदी स्पीकिंग एरियाज थे वहां पे क्या होना चाहिए, जो मदर टंग है, या तो वो दूसरी या तो रीजनल टंग, जो उनकी क्षेत्रीय भाषा है या जो उनकी मातृभाषा है। दूसरा, इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश क्या है, कंपलसरी है। ठीक है। और जो तीसरा है वो है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज अदर देन हिंदी, मतलब हिंदी के अलावा जो भी इंडियन लैंग्वेज यूज हो रही थी उसका उपयोग होना है कौन सी क्लास में, लोअर सेकेंडरी स्टेज में। ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए, मैथमेटिक, गणित, विज्ञान, साइंस। चौथा है हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशल साइंस। पांचवा आर्ट। छठा वर्क एक्सपीरियंस एंड सोशल सर्विस। सातवां है फिजिकल एजुकेशन। आठवां है एजुकेशन इन मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों में शिक्षा। अब बात करते हैं जब हमारे हायर सेकेंडरी स्टेज में, वहां पे करिकुलम में क्या होना चाहिए,
जो उच्चतर माध्यमिक स्तर है, वहां पे पहला है कि कोई भी 2 लैंग्वेजेस क्या है, जो ये या तो वो क्या होनी चाहिए, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए या कोई भी क्लासिकल लैंग्वेज होनी चाहिए, उनमें से 2 भाषा का उपयोग। उसके बाद क्या है कि जो ये कुछ सब्जेक्ट दिए, इनमें से बच्चा क्या है, इनमें इन जितने भी सब्जेक्ट दिए उनमें से 3 सब्जेक्ट को चूज कर सकता है अपने हायर सेकेंडरी स्टेज में। जो सब्जेक्ट क्या है, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, आर्ट, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी, होम साइंस। ठीक है, ये जितने भी सब्जेक्ट हैं इनमें से 3 सब्जेक्ट वो अपने हायर सेकेंडरी स्टेज में ले सकता था। तीसरा, वर्क एक्सपीरियंस एंड सोशल सर्विस, कार्य अनुभव और समाज सेवा। चौथा है फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा। पांचवा है आर्ट और क्राफ्ट, कला और शिल्प। छठा है एजुकेशन इन मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू, जो नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों में उसमें शिक्षा। अब क्या है कि इस कमीशन ने, कोठारी कमीशन ने किससे रिलेटेड रिकमेंडेशन दिए, क्वालिटी टेक्स्ट बुक के डेवलपमेंट में, कि कैसे पाठ्य पुस्तकों के विकास की गुणवत्ता को सुधारा जाए, इससे रिलेटेड कुछ सिफारिशें दी, कुछ रिकमेंडेशन दिए। क्योंकि इस कमीशन का क्या मानना था कि जो स्कूल में सब्जेक्ट यूज हो रहे हैं उनकी जो टेक्स्ट बुक मटेरियल है, ठीक है, वो क्या है, लो क्वालिटी का है, वो क्या है, उसकी क्वालिटी बहुत कम है। तो जिससे क्या है, बच्चे को कोई भी वैल्यू एजुकेशन नहीं मिल रही है, बच्चों को मूल्य शिक्षा नहीं मिल पा रही है, जो लैक ऑफ रिसर्च प्रिपरेशन है, शोध की तैयारी का अभाव है, और इन बुक में, इन टेक्स्ट बुक में किसी भी इंडियन स्कॉलर एबिलिटी, जो भारतीय विद्वानों की योग्यता है, उसके बारे में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया था उन टेक्स्ट बुक में। तो इसलिए उस क्वालिटी को डेवलप करने के लिए कोठारी कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशन दिए। अब बात करते हैं टेक्स्ट बुक रिलेटेड जो रिकमेंडेशन थे, उसमें पहला था अपॉइंटमेंट ऑफ द बेस्ट टैलेंट, जो सर्वश्रेष्ठ ऑथर है, जो क्या हो, सर्वश्रेष्ठ लेखक हो, उसका अपॉइंटमेंट होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो टेक्स्ट बुक है, एक तो वो क्या है, अच्छे लेखक के द्वारा अच्छे से तैयार हो पाएगी, साथ ही साथ उसकी कॉस्ट को, उसके जो लागत है उसको कम किया जाएगा, क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाएगा, और नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोशन मिलेगा अगर बेस्ट जो लेखक है उसकी क्या हो, अपॉइंटमेंट हो। दूसरा है एक्सपर्ट सेक्शन एट स्टेट लेवल। इसमें क्या है कि हर एक स्टेट क्या करे, अपना एक एक्सपर्ट सेक्शन बनाए, एक विशेषज्ञ अनुभाग की स्थापना करे, जो क्या करे, उसी के द्वारा जो टेक्स्ट बुक है उसका प्रोडक्शन हो, उस एक्सपर्ट सेक्शन के ही अकॉर्डिंग क्या हो, टेक्स्ट बुक का प्रोडक्शन या उत्पादन हो। तीसरा है स्टूडेंट कोऑपरेशन, छात्र सहयोग। इसमें क्या है कि जो बुक है वो कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो, स्टूडेंट कोऑपरेटिव, जो छात्र जो वितरण हो पुस्तकों का, वो क्या हो, छात्र सहकारी समितियों के द्वारा हो, ना कि डिपार्टमेंट से डायरेक्ट उसकी सेल हो या उसकी बिक्री हो। चौथा है मल्टीपल चॉइस ऑफ बुक्स, कि बच्चों को क्या है कि चॉइस मिलनी चाहिए, अगर उनका सब्जेक्ट क्या है, एक सब्जेक्ट की 3 या 4 बुक्स होनी चाहिए, कि बच्चा उन बुक्स को सेलेक्ट कर सके, उस सब्जेक्ट की उसको चॉइस मिलनी चाहिए एक से ज्यादा। चाहे क्या है, ये चीज आवश्यक होनी चाहिए, नेसेसरी होनी चाहिए कि एक सब्जेक्ट की 3 या 4 चॉइस होनी चाहिए बच्चे के लिए, चाहे क्या हो, हर एक स्कूल का सिलेबस क्या हो, कॉमन हो, तो बच्चों को मल्टीपल चॉइस मिलनी चाहिए। पांचवा रिकमेंडेशन है नो प्रॉफिट एंड नो लॉस बेसिस। इसमें क्या है कि जो स्टेट है वो इस तरीके का टेक्स्ट बुक का प्रोडक्शन ना करे कि वो अपने को या तो फायदा पहुंचा रहा है या अपने को लॉस करा रहा है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे टेक्स्ट बुक का प्रोडक्शन होना चाहिए। छठा है प्रोफेशनल रिकॉग्नाइजेशन। इससे क्या है, अगर आप टीचर, उस टाइम पे क्या था कि टीचर्स को अगर इनकरेज किया जाए तो उससे क्या है, जो टेक्स्ट बुक की क्वालिटी है वो क्या हो सकेगी, इम्प्रूव हो सकेगी। इसलिए उनको व्यावसायिक मान्यता दी जानी चाहिए टीचर्स को।
सातवां रिकमेंडेशन है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक। तो ये कोठारी कमीशन क्या कहती है कि जो टेक्स्ट बुक है, पाठ्य पुस्तक है, उनका कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होना चाहिए, उनमें निरंतर सुधार होना चाहिए। इसके लिए मशीनरी की स्थापना होनी चाहिए, जिससे क्या हो, पाठ्य पुस्तक का कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हो सके। अब समझते हैं कि जो कोठारी कमीशन के मेथड ऑफ टीचिंग रिलेटेड जो भी रिकमेंडेशन दिए, सिफारिश दी, वो क्या थी। पहली थी टीचिंग मेथड्स डिस्कवरी एंड डिफ्यूजन। जो शिक्षण के तरीके थे, उनकी खोज और प्रसार करना। तो कोठारी कमीशन क्या कहती है कि जो टीचर्स की मेथड होती है, मेथड ऑफ टीचिंग होती है, उसका इक्वली रूटीन में इम्प्रूवमेंट एंड इवोल्यूशन। जो शिक्षण के तरीके हैं, उनका क्या होना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए और उनमें नियमित सुधार होना चाहिए। इस जो इम्प्रूवमेंट और इवोल्यूशन की बात करें, उसके लिए क्या पता होना चाहिए। पहला, द वीकनेस ऑफ द एवरेज टीचर। जो औसत शिक्षक है, उनकी कमजोरियों का पता होना चाहिए। दूसरा, लैक ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ऑन टीचिंग मेथड। जो शिक्षण विधियां हैं, उन पर शैक्षिक अनुसंधान का अभाव। जो एजुकेशनल रिसर्च है, उनका जो अभाव था, उसको समझना। तीसरा है रिजिडिटी ऑफ एग्जिस्टिंग एजुकेशनल सिस्टम। जो मौजूदा शिक्षा प्रणाली थी, उसकी जो कठोरता थी, रिजिडिटी, उसको समझना। और इन पॉइंट को समझ के जो टीचिंग मेथड है, उनको क्या किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है, उनका इवोल्यूशन किया जा सकता है। दूसरा रिकमेंडेशन है इलास्टिसिटी एंड डायनेमिज्म। अब कोई भी एजुकेशन सिस्टम कब अच्छा होगा, जब वो क्या हो, इलास्टिक हो, डायनेमिक हो, फ्लेक्सिबल हो, डिस्क्रिमिनेटिंग हो। मींस लोचदार हो, गतिशील हो, लचीला हो, भेदभाव पूर्ण हो, तभी वो शिक्षा प्रणाली क्या है, अच्छी है, वो एजुकेशनल सिस्टम क्या है, गुड है। इससे क्या होगा, अगर हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है इलास्टिक हो, डायनेमिक हो, उससे क्या है कि जो इंस्टीट्यूट है और टीचर्स हैं, उनके डेवलपमेंट में उनको प्रोत्साहन मिलेगा। जो उनका डेवलपमेंट है, वो क्या है, उसका स्तर, उसका जो लेवल है, वो आगे बढ़ पाएगा, प्रोसीड हो पाएगा, अगर एजुकेशनल सिस्टम क्या है, इलास्टिक और डायनेमिक हो। तीसरा रिकमेंडेशन है कि क्या फैक्टर है, अगर वो फैक्टर क्या है, इलास्टिसिटी और डायनेमिज्म को क्या करें, अफेक्ट करें, प्रभावित करें, तो क्या होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा एजुकेशनल सिस्टम क्या हो, लचीला हो, गतिशील हो, ये तब पॉसिबल है कि जब क्या हो कि जो एक्सपेरिमेंटिंग टीचर्स हैं, जो क्या है कि अपनी टीचिंग मेथड में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उनको क्या है, सपोर्ट मिलना चाहिए, उनको इनकरेज मिलना चाहिए। तभी क्या है कि हमारा एजुकेशनल सिस्टम क्या हो सकता है, अच्छा हो सकता है। तो उन फैक्टर्स को क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी और डायनेमिज्म है, उन फैक्टर्स को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, जिससे हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या हो, बेहतर हो सके। चौथा रिकमेंडेशन है इनकरेजिंग द डिफ्यूजन ऑफ न्यू टीचिंग मेथड। अब क्या है कि आप स्कूल सिस्टम को कह रहे हैं इलास्टिक होना चाहिए, उससे क्या है कि अगर जो भी न्यू टीचिंग मेथड हैं, जो नई शिक्षण पद्धति है, उनका प्रसार ही नहीं हो पा रहा है, उनका डिफ्यूजन ही नहीं हो पा रहा है, तो वो स्कूल सिस्टम क्या है, लचीला होने के बावजूद भी क्या है, इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या है कि जो नई शिक्षण पद्धति है, उनका डिफ्यूजन, प्रसार होने के लिए क्या है कि टीचर्स को इनकरेज करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, कि जिससे क्या है, वो न्यू टीचिंग मेथड को यूज कर सकें। पांचवा है मल्टीपल क्लास टीचिंग। जो बहु कक्षा शिक्षण होता है, इसकी किया जाए, इस कमीशन के अकॉर्डिंग जो भी मल्टीपल क्लास टीचिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो भी टेक्निक्स हैं, उनको क्या किया जाना चाहिए, उनकी रिसर्च की जानी चाहिए, उनका अनुसंधान किया जाना चाहिए। और जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उनको जो टीचर्स हैं, उनको इन टेक्निक की क्या करना चाहिए, ओरिएंटेड करना चाहिए, उन्मुख करना चाहिए, कि जो भी टेक्निक या पद्धति यूज होनी चाहिए मल्टीपल क्लास टीचिंग के लिए, उसके लिए क्या है, शिक्षक को उसके प्रति उन्मुख करना चाहिए। छठा रिकमेंडेशन था प्रोग्राम फॉर इमीडिएट इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग। जो शिक्षण में तत्काल सुधार के लिए कुछ कार्यक्रम करने चाहिए, कुछ प्रोग्राम बनाने चाहिए। वो प्रोग्राम क्या होने चाहिए, पहला, ट्रेनिंग इन द यूज ऑफ इम्प्रोवाइज टीचिंग एड्स। जो शिक्षण सहायक सामग्री है, उसके उपयोग के लिए क्या है, टीचर्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए। दूसरा प्रोग्राम है
यूज ऑफ स्कूल वर्कशॉप एंड प्रोग्राम ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। जो स्कूल कार्यशाला और कार्य अनुभव है उनके लिए क्या है, कुछ प्रोग्राम बनाने चाहिए जिनका यूज क्या कर सॉरी उनका यूज कौन कर सके, स्कूल उनका यूज कर सके। तीसरा है टू मैन्युफैक्चर सिंपल इक्विपमेंट एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरीके का इक्विपमेंट, इस तरीके का उपकरण का क्या होना चाहिए, निर्माण होना चाहिए, मैन्युफैक्चर होना चाहिए, साथ ही साथ उनका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इससे क्या है कि कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि सिंपल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, सरल उपकरणों का निर्माण हो रहा है। चौथा है शेयरिंग कॉस्टली इक्विपमेंट विथ नेबर स्कूल्स। किया हो कि जो इक्विपमेंट क्या है महंगे हैं उनका अपने जो पड़ोसी स्कूल है, साथी स्कूल है, उनके साथ क्या हो शेयरिंग करनी चाहिए, साझा करना चाहिए। इससे क्या है जो टीचिंग है, शिक्षण है, उसमें क्या किया जा सकता है, इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है। अब क्या है, कोठारी कमीशन ने एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड, परीक्षा प्रणाली से रिलेटेड जो सुधार के लिए रिकमेंडेशन दिए वो क्या दिए। पहला, न्यू अप्रोच ऑफ इवोल्यूशन। जो मूल्यांकन का नया दृष्टिकोण होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो न्यू अप्रोच होनी चाहिए इवोल्यूशन की, वो क्या होनी चाहिए कि जो रिटन एग्जामिनेशन होता था उसके अलावा जो इवोल्यूशन है, मूल्यांकन है, वो किसके बेस में होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन टेक्निक, ओरल टेस्ट एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। मतलब रिटन एग्जामिनेशन भी हो, ऑब्जर्वेशन टेक्निक भी यूज कर सकते हैं, ओरल टेस्ट और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बेस में बच्चे का इवोल्यूशन कर सकते हैं। दूसरा है इंटरनल असेसमेंट। कोठारी कमीशन ने क्या कहा, उसने कहा कि बच्चे का इंटरनल असेसमेंट होना चाहिए, आंतरिक मूल्यांकन होना चाहिए, और वो मूल्यांकन क्या होना चाहिए, कंप्रीहेंसिव होना चाहिए, व्यापक रूप में होना चाहिए, जो बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट, जो उसकी वृद्धि और विकास के सभी एस्पेक्ट, जितने भी पहलू होते हैं, उन सबको उसके इंटरनल असेसमेंट में क्या होना चाहिए, इंक्लूडेड होने चाहिए। तीसरा रिकमेंडेशन था टेक्निकल इम्प्रूवमेंट इन क्वेश्चन पेपर्स एंड इवोल्यूशन। जो कोठारी समिति थी, आयोग था, उसने क्या रिकमेंडेड किया कि जो पेपर सेट होता है उसको क्या किया जाए, उसमें टेक्निकल इम्प्रूवमेंट हो, उसमें तकनीकी सुधार हो, क्वेश्चन पेपर इस तरीके का बना हो कि वो क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होना चाहिए, उद्देश्यों के लिए उन्मुख होना चाहिए। चौथा रिकमेंडेशन था हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। इसके लिए क्या कोठारी कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया कि जो 10+2 सिस्टम था एजुकेशन का, उसमें जो पहला एक्सटर्नल एग्जामिनेशन हो, जो पहला बाह्य परीक्षा हो, वो क्या होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, जब आपकी 10th क्लास कंप्लीट हो जाए। और जो सेकंड एक्सटर्नल एग्जामिनेशन हो वो कब होना चाहिए, जब आपकी 12वीं क्लास कंप्लीट हो जाए। जो 10+2 सिस्टम था एजुकेशन का हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन में, उसमें जो फर्स्ट एक्सटर्नल एग्जाम हो वो कब हो, 10 के बाद, और सेकंड एक्सटर्नल एग्जाम हो 12 के बाद। और जिन स्टेट में जो सेकेंडरी स्टेज होती है वो कब एंड होती है, 11th क्लास के बाद, वहां पे भी क्या हो कि जो फर्स्ट हो वो 10th के बाद और सेकंड कब हो, 11th क्लास के बाद होना चाहिए एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, बाह्य परीक्षा। ठीक है। पांचवा रिकमेंडेशन है फाइनल एग्जामिनेशन बाय सम सिलेक्टेड स्कूल। अब जो सिलेक्टेड स्कूल की बात कर रहे हैं तो इनको जो मान्यता मिलनी चाहिए इनके एग्जामिनेशन की, वो किसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए, जो स्टेट बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन है उसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए। साथ ही साथ ये स्कूल क्या कर सकते हैं, सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं, जो भी कैंडिडेट क्या हुए हैं, सफल हुए हैं, जो सफल अभ्यर्थी हैं उनको सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। पर इन जो स्कूल का सिलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा केयरफुली करना है, और इसके लिए क्या कर सकता है, जो स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है वो एक कमिटी बना सकता है इन सिलेक्टेड स्कूल के लिए। छठा रिकमेंडेशन है नेचर ऑफ सर्टिफिकेट। जो प्रमाण पत्र है इसका नेचर, प्रकृति क्या होनी चाहिए। जो सर्टिफिकेट है, जो स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है वो क्या करेगा, इस सर्टिफिकेट को इशू करेगा। इस सर्टिफिकेट में जो भी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है वो
क्या होनी चाहिए, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी टोटल मतलब हर एक सब्जेक्ट की परफॉर्मेंस लिखी होनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें रिमार्क होना चाहिए, टिप्पणी होनी चाहिए कि वो क्या है, पूरे एग्जामिनेशन में पास हुआ है या फेल होना चाहिए। तो इस तरीके की सर्टिफिकेट की प्रकृति या नेचर होना चाहिए। अब बात करते हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग, मार्गदर्शन और परामर्श के लिए कोठारी कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दी, क्या सिफारिश की। पहला जो रिकमेंडेशन था वो था प्राइमरी स्टेज में, कि प्राइमरी स्टेज में किस तरीके की मार्गदर्शन हो, किस तरीके की गाइडेंस दी जाए। अब ये बात तो सही है कि जो गाइडेंस दी जाए वो कहाँ से दी जाए, जो लोवेस्ट क्लास होती है प्राइमरी स्कूल की, जो प्राथमिक विद्यालय की सबसे निचली कक्षा होती है, वहीं से क्या हो जाना चाहिए, बच्चे की जो गाइडेंस की शुरुआत है, मार्गदर्शन की शुरुआत हो जानी चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर आप लोएस्ट क्लास से ही बच्चे को गाइड करेंगे तो इससे बच्चे के अंदर एक सेटिस्फैक्ट्री ट्रांजिशन, एक संतोषजनक बदलाव आने में मदद होगी। क्योंकि बच्चा क्या है, जो लोवेस्ट क्लास होती है, सबसे छोटी क्लास होती है, वहां पे बच्चा क्या है, कहाँ से आता है, अपने घर से स्कूल में। ठीक है, तो उसका जो ट्रांजिशन है उसको सेटिस्फाई करने के लिए गाइडेंस, मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। या वो बच्चे जो गिफ्टेड हैं, बैकवर्ड हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, ड्रॉप आउट स्टूडेंट हैं, उनको भी गाइडेंस क्या करती है, हेल्प करती है उनके ट्रांजिशन में। जो गाइडेंस है, हम क्यों बच्चे को मार्गदर्शन कर रहे हैं उसका, कि उससे क्या है कि बच्चे को एक राइट डायरेक्शन में जाने में, उसको एक जो उसकी हम कह सकते हैं कि छात्र को एक सही दिशा में उसका मार्गदर्शन करने में गाइडेंस हेल्प करती है। क्योंकि उसको गाइड करने के लिए कोई मिलेगा तो बच्चा क्या है, अपनी सही दिशा में ही आगे को बढ़ेगा। सेकंड रिकमेंडेशन है जो सेकेंडरी स्टेज में, कि यहाँ पे किस तरीके की गाइडेंस बच्चों को देनी चाहिए। अब जो हमारी सेकेंडरी स्टेज होती है, माध्यमिक स्तर होता है, वो क्या, उसमें अगर आप बच्चों को गाइड करेंगे तो किसको हेल्प मिलेगी, जो सेकेंडरी स्टेज होती है वो एडोसेंट पीपल्स की एज है, किशोर अवस्था है, मतलब किशोर विद्यार्थी आपके सेकेंडरी स्टेज में होंगे। तो इससे क्या है कि जो किशोर है वो अपनी जो भी एबिलिटीज है, इंटरेस्ट है, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको डेवलप करने में हेल्प मिलेगी अगर उनको एक प्रॉपर गाइडेंस, एक सही मार्गदर्शन मिलेगा। ठीक है, अगर विद्यार्थी को इस तरीके की गाइडेंस, सही से प्रॉपर गाइडेंस मिली तो बच्चा क्या है, अपनी पोटेंशियल और अपनी लिमिटेशन, कि उसकी जो भी एबिलिटी है, जो भी उसकी क्षमता है, उसका कितना पोटेंशियल है और साथ ही उसकी कितनी लिमिटेशन है कि वो कितना कर सकता है, उसी के अकॉर्डिंग वो कोई भी कार्य करेगा। ठीक है, अगर बच्चे को गाइडेंस मिली तो वो क्या है कि क्योंकि किशोरावस्था है, सेकेंडरी स्टेज है, तो वहां पे बच्चे को एजुकेशनल और वोकेशनल अपॉर्चुनिटीज, की बच्चे को कैसे शैक्षिक अवसर और व्यवसायिक अवसर के बारे में जानकारी मिलेगी अगर उसको, उसका एक अच्छा मार्गदर्शन होगा, एक प्रॉपर गाइडेंस होगा। साथ ही साथ जो हमारी गाइडेंस है वो हेडमास्टर और टीचर्स को भी हेल्प करती है, क्योंकि हर एक बच्चा क्या है, इंडिविजुअली डिफरेंट है एक दूसरे से। ठीक है, अगर बच्चे को जो भी हेडमास्टर या टीचर बच्चे को गाइड कर रहे हैं तो बच्चे को समझेंगे, उनको अंडरस्टैंड करेंगे कि बच्चे की कितनी एबिलिटीज है, कितनी लिमिटेशन है, तो उसी हिसाब से उसको गाइड करेंगे। तो गाइडेंस क्या है, टीचर्स और हेडमास्टर को भी हेल्प करती है। अब क्या है कि जो हमारी सेकेंडरी स्टेज होती है वहां पे गाइडेंस कैसे दी जाए, उसके लिए जो हमारी कोठारी कमीशन थी उसमें कुछ पॉइंट इंक्लूडेड थे उसकी रिपोर्ट में। पहला था मिनिमम गाइडेंस सर्विस टू ऑल सेकेंडरी स्कूल। जो हमारे माध्यमिक विद्यालय हैं वहां पे क्या होनी चाहिए, मिनिमम गाइडेंस सर्विस होनी चाहिए, न्यूनतम मार्गदर्शन सेवा होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा है कंप्रिहेंसिव गाइडेंस सर्विस इन सिलेक्टेड स्कूल। क्या हो कि जो कुछ सिलेक्टेड स्कूल है वहां पे गाइडेंस सर्विस होनी चाहिए और एक जिले में कम से कम, हर एक जिले में क्या होनी चाहिए, एक गाइडेंस सर्विस होनी चाहिए। तीसरा है प्रोविजन ऑफ नेसेसरी सुपरवाइजरी स्टाफ। अब क्या है कि जो हमारी स्टेट ब्यूरो ऑफ गाइडेंस है वो क्या करे, एक प्रोविजन बनाए, एक प्रावधान बनाए, किस चीज के लिए, कि जो टीचर्स हैं, जो गाइडेंस वर्कर हैं, उनको सुपरवाइज करने के लिए एक ऐसा स्टाफ बनाए जो क्या करे, उनका सुपरवाइज करे, उन टीचर्स का, जो या टीचर्स कहिए या गाइडेंस वर्कर कहिए, उनको क्या करे, सुपरवाइज करे, उनकी
पर्यवेक्षी करे या उनका आंकलन करे कि वो किस तरीके के बच्चे को गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। चौथा है प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऑफ गाइडेंस वर्कर। जो मार्गदर्शन कर्मी हैं, जो गाइडेंस वर्कर है, उनको क्या है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, व्यावसायिक परीक्षण देना चाहिए, क्योंकि अगर आप उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग ही नहीं देंगे तो वो कैसे बच्चे को अच्छे से गाइड कर पाएंगे। पांचवा है एंजेलाइडी प्रोग्राम। जो सहायक कार्यक्रम है, जो गाइडेंस है उसको प्रमोट करे, उसको बढ़ावा दे, उसके लिए कुछ प्रोग्राम्स कराने चाहिए। ये प्रोग्राम क्या होने चाहिए, चाहे वो क्या होना चाहिए, गाइडेंस लिटरेचर होना चाहिए, साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए। तो इस तरीके के प्रोग्राम कराने चाहिए। अब जो सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन, पर्यवेक्षण और निरीक्षण रिलेटेड रिकमेंडेशन क्या दिए हमारी कोठारी कमीशन ने। अब क्या था कि उस टाइम पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में, जिला स्तर पे जो निरीक्षण कर्मचारी थे, इंस्पेक्टोरियल स्टाफ था, उसकी क्या थी, कुछ वीकनेसेस थी। वो वीकनेसेस क्या थी, पहली थी कि वहां पे क्या थी, संख्या की पर्याप्तता नहीं थी, मतलब वहां पे जो नंबर ऑफ इंस्पेक्टर थे वो क्या थे, लिमिटेड थे। दूसरा, जो क्वालिटी थी स्केल ऑफ पे की, वो क्या थी, पुअर थी, खराब थी, कि मतलब जो पे होता था, वेतनमान होता था, वो सबको बराबर नहीं होता था। तो वहां पे भी क्या थी, ये वीकनेस थी उस टाइम पे। किस टाइम की बात कर रहे हैं हम, कोठारी कमीशन की। जो रिपोर्ट के पहले इस टाइम पे जो इंस्पेक्शन की क्वालिटी थी, किस केस में खराब थी, जो वेतनमान मिलता था उस केस में पुअर थी। तीसरी, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। जो विशेषज्ञता का अभाव था इंस्पेक्शन और सुपरविजन में, क्योंकि जो इंस्पेक्टर थे, जो इंस्पेक्टर ऑफिसर थे, वो क्या थे, जनरलाइज थे, उन्हें कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। जो ये 3 वीकनेसेस थी, इन्हीं को ओवरकम करने के लिए इंडियन एजुकेशन कमीशन ने, भारतीय शिक्षा आयोग ने कुछ रिकमेंडेशन दिए, कुछ सिफारिशें दी। पहली क्या थी, अपग्रेडिंग ऑफ द स्केल ऑफ पे। जो वेतनमान हो उसका क्या हो, अपग्रेडेशन हो, उन्नयन हो। दूसरा, इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पेक्टोरियल स्टाफ। जो निरीक्षण कर्मचारी हैं, जो इंस्पेक्टर हैं, उनकी क्या है, जो स्ट्रेंथ है, उनको बढ़ाना, ताकत को बढ़ाना। तीसरा, फेयर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन ऑफिसर। जो महिला अधिकारी है, वुमेन ऑफिसर है, उनके प्रोपोर्शन को क्या करना, बराबर करना, मतलब मेल और फीमेल दोनों का प्रोपोर्शन क्या हो, इक्वल होना चाहिए। चौथा, मच पावर टू गिवन टू हेडमास्टर। जो प्रधानात्मक हो, उनको क्या होनी चाहिए, ज्यादा शक्ति दी जानी चाहिए। किस केस में, सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन के केस में। पांचवा है, एडिकेट स्टेटस शुड बी गिवन टू डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर। जो जिला शिक्षा अधिकारी हो, उसको क्या होना चाहिए, पर्याप्त दर्जा होना चाहिए, उसको जो उसका स्टेटस है वो क्या होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए। छठा है, रिक्रूटिंग बेस्ट क्वालिटी ऑफ ऑफिसर। जो इंस्पेक्टर की, जो इंस्पेक्शन ऑफिसर है, बेस्ट क्वालिटी के इंस्पेक्शन ऑफिसर को रिक्रूट करना। अब समझते हैं दूसरा, रोल ऑफ द स्कूल कॉम्प्लेक्स इन द न्यू सुपरविजन। की जो स्कूल परिसर है उसके नए पर्यवेक्षण में, न्यू सुपरविजन में क्या रोल है, कि स्कूल कॉम्प्लेक्स का क्या रोल होना चाहिए हमारे नए जो सुपरविजन बनाया। पहला क्या है, जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, जिला शिक्षा अधिकारी है, वो क्या हो, जो भी स्कूल कॉम्प्लेक्स है, जो विद्यालय परिसर है, उसके संपर्क में रहे, उसके टच में रहे, और टाइम टू टाइम क्या करे, स्कूल में जाके उनके रिकॉर्ड को चेक करे और इंस्पेक्ट करे स्कूल कॉम्प्लेक्सेस को। ठीक है। सेकंड है कि ये जो स्कीम है, ठीक है, कि स्कूल कॉम्प्लेक्स क्या हो, का क्या रोल होना चाहिए, उसका क्या है, उन्होंने कहा कि इस न्यू सुपरविजन को क्या करना चाहिए, कुछ सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में ही क्या करना चाहिए, इंट्रोड्यूस करना चाहिए। मतलब स्टार्टिंग में या हर एक जिले में अप्लाई नहीं होनी चाहिए, कुछ सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हो, कुछ चुनिंदा जिले हो, जहां पे ये स्कीम को स्टार्ट किया जाए। उसको नाम क्या दिया गया, पायलट प्रोजेक्ट। तीसरा है कि जो स्कूल कॉम्प्लेक्स हैं, ये सिर्फ क्या, इस बात को इनकरेज नहीं करे, एक्सपेरिमेंटेशन को इनकरेज ना करे, कि प्रोत्साहित को ही इनकरेज ना करे, साथ ही साथ क्या करे, जो इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंटेशन है, जो व्यक्तिगत प्रयोग है, उसको भी बढ़ावा दें।
अभी हमने समझा कि जो स्कूल कॉम्प्लेक्स का न्यू सुपरविजन में क्या रोल था। अब समझते हैं कि जो न्यू सुपरविजन है वो क्या है। ठीक है, हमें पता है कि जो सुपरविजन होता है वो हमारे एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट की बैकबोन होती है, क्योंकि एजुकेशन का तभी सुधार हो सकता है जब उसका सुपरविजन होगा, पर्यवेक्षण होगा। ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है, सुपरविजन से सेपरेट होती है। मतलब जो हम ये नहीं कहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविजन डिपार्टमेंट सेम होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और हर एक इस स्कूल में क्या होता है, टू टाइप का इंस्पेक्शन होता है, दो टाइप का क्या होता है, निरीक्षण होता है। पहला तो क्या होता है, एनुअल इंस्पेक्शन, जो वार्षिक निरीक्षण होता है। ये क्या है, इसमें डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड क्या करता है, इस मतलब डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड का ऑफिसर प्राइमरी स्कूल को इंस्पेक्ट करता है, उसका सुपरविजन करता है। और स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट का कौन सी क्लास के लिए करता है, जो सेकेंडरी स्कूल है उन स्कूल को का सुपरविजन करता है। ये समझ लीजिए, डिस्ट्रिक्ट छोटा हुआ तो वो किसके लिए कर रहा है, प्राइमरी स्कूल के लिए। स्टेट क्या है, बड़ा है, वो सेकेंडरी स्कूल के लिए। और जो सेकंड टाइप का इंस्पेक्शन होता है वो होता है ट्राइनियल इंस्पेक्शन। ट्राइनियल मीन्स होता है त्रिवार्षिक, 3 साल में। ठीक है, इसके लिए क्या है, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, जो हमारे जिला शिक्षा अधिकारी है, वो क्या करेगा, एक पैनल अपॉइंट करेगा। इस पैनल में दो या से तीन कह लीजिए, तीन व्यक्तियों को अपॉइंट करेगा। उसमें हेडमास्टर, टीचर्स हो सकते हैं, मतलब या तो हेडमास्टर की टीम होगी या हेडमास्टर और टीचर्स की टीम होगी उस पैनल में। और ये क्या करेगा, ये पैनल प्राइमरी और सेकेंड स्कूल दोनों को ही क्या करेगा, इनका सुपरविजन करेगा। और कब करेगा, ट्राइनियल इंस्पेक्शन त्रिवार्षिक, 3 सालों में। ठीक है, अब बात करते हैं जो कोठारी कमीशन है, वोकेशनलाइजेशन से रिलेटेड जो भी रिकमेंडेशन दी, सिफारिशें दी। अब क्या था कि जब कोठारी कमीशन के आने से पहले उस टाइम पे सेकेंडरी एजुकेशन में, माध्यमिक शिक्षा में वोकेशनल एजुकेशन पे ज्यादा जोर नहीं दिया जाता था। इसीलिए इस कमीशन ने, इस आयोग ने जो करिकुलम के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा कि जो वोकेशनल एजुकेशन होनी चाहिए, व्यवसायिक शिक्षा होनी चाहिए, उसको सब डिवाइड किया डिफरेंट स्टेजेस में। ठीक है, पहली स्टेज है जूनियर सेकेंडरी स्टेज, जूनियर माध्यमिक स्तर। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो बच्चे 7th और 8th क्लास, जो 7वीं और 8वीं कक्षा को उत्तीर्ण कर ले रहे हैं, पास कर ले रहे हैं, उनको इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिले। जो औद्योगिक संस्थान है, उनको 7वीं और 8वीं पास बच्चों को एडमिशन या प्रवेश दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो एडमिशन एज है उसको कम करके कितनी कर देना है, 14 साल। ठीक है, और जो पार्ट टाइम एजुकेशन दी जा रही है उसमें क्या है कि जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, जो पार्ट टाइम एजुकेशन के थ्रू जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दी जा रही है, वो किन बच्चों को लाभान्वित कर रही है, जो बच्चे डोमेस्टिक वर्क में इंगेज रहते हैं, घरेलू काम में लगे रहते हैं। ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो उन्हें एज ए पार्ट टाइम एजुकेशन दी जा रही है, उससे क्या है, उन्हें बेनिफिट पहुंचेगा। इस तरीके का आयोग ने रिपोर्ट बनाई। सेकेंड स्टेज है हायर सेकेंडरी स्टेज। इस स्टेज के अकॉर्डिंग क्या है कि जो बच्चे सेकेंडरी स्कूल क्लासेस को, माध्यमिक विद्यालय की कक्षाओं को पास कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाए। ठीक है, जो पार्ट टाइम ट्रेनिंग और करस्पॉन्डेंस कोर्स हैं उनका भी क्या है, अरेंजमेंट किया जाए, जो बच्चे क्या हो, हायर सेकेंडरी स्कूल को की क्लासेस को पास कर रहे हैं। हेल्थ, कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, स्मॉल इंडस्ट्री, इन कोर्सों के लिए क्या है, इस तरीके के कोर्स के लिए क्या है, एक ड्यूरेशन फिक्स करे, जो क्या होनी चाहिए, 6 महीने से 3 साल की होनी चाहिए। कि इन जो भी ये इंडस्ट्री है, स्मॉल इंडस्ट्री है या हेल्थ इंडस्ट्री है, कॉमर्स रिलेटेड कुछ भी कोर्सेस हैं, उनके लिए क्या है, इंस्टीट्यूट बनाए, जिनकी ड्यूरेशन क्या है, 6 महीने से 3 साल की होनी चाहिए। उसके बाद आता है कि ये जो हम कह रहे हैं कोर्सेज के हैं, वोकेशनल कोर्स, इनके लिए जो भी इनको ट्रेनिंग दी जा रही है, उनके लिए सेपरेट कमेटी और सब कमेटी बनाई जाए। जो भी ये व्यवसाय अपने परीक्षण दे रहे हैं, क्योंकि हर एक व्यवसाय का अपना अपना ट्रेनिंग होगा, तो इनके लिए जो सेपरेट कमेटी और सब कमेटी का गठन होना चाहिए। चौथा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इन वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन के लिए क्या है, एक
एडिकेट फाइनेंशियल असिस्टेंस दे। मतलब जो वित्तीय सहायता होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, पर्याप्त होनी चाहिए, जो व्यवसायिक और तकनीकी शिक्षा के लिए राज्य सरकार को कौन दे, केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार क्या है, एक पर्याप्त वित्तीय सहायता देनी चाहिए वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन के लिए। साथ ही साथ जो वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग है उनको क्या बनाना चाहिए, इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगी उतने ही ज़्यादा बच्चे क्या है वोकेशनल कोर्स करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे। अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।